Document which I have supplied you, reinvent India, reorient India, यानी कि इसका मतलब सीधा यह है पूरे दुनिया में हम देखें, जैसे कि हमारे से जियोग्राफिकल कनेक्ट हिमालय के उस पार रहने वाले चाइना देश हो, या जहाँ कुछ भी नहीं है संसाधन, उस प्रकार का सिंगापुर देश हो। क्या हुआ भाई, इतना सारा ऑर्गेनाइज करे आप लोग, आवाज ही नहीं आ पा रहे, उनसे कहो ना। जैसा देश है वैसा तुम लोग है। जहां कुछ भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स या एनी अदर रिसोर्स एक्सेप्ट द ब्रेन, देयर इज नो रिसोर्स। इस प्रकार का एक अजीब देश है सिंगापुर। उसी प्रकार का नागासाकी, हिरोशिमा बम अटैक के साथ विनाश होने के बाद जिस प्रकार से आज जापान हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, उसका एक उदाहरण हो। या जैसे कि ईस्ट एशियन टाइगर साउथ कोरिया हो या मलेशिया हो, कई अन्य देश, इनके इतिहास अगर हम देख के परख के तो साफ बात में समझ में आता है, साफ बात समझ में आता है कि जो देश, जिस किसी भी देश अपने रूटीन से ऊपर आकर आउट ऑफ बॉक्स काम किया है, वहां ही कुछ अद्भुत विकास वहां के जनता को, वहां के समाज को, उस देश को प्राप्त हुआ है। जो रूटीन में है जैसे कि वैसे ही है जैसा हमारा देश है। बीआरएस का मेन एजेंडा यह है, बीआरएस इज फॉर ए क्वालिटेटिव चेंज इन इंडियन थिंकिंग। भारत के विचारधारा में एक बदलाव के लिए बीआरएस बहुत प्रयास करेगी। इसका मेन लक्ष्य यही है। विचारधारा बदलेगी तो भारत जरूर बदलेगी। तो इसको लेके हमने कुछ प्रपोज किया है। दो चार बातों में हमें समझ में आ जाएगा। तो रूटीन में रहते हुए देश में बहुत ज्यादा संपत्ति रखते हुए देश की जनता उस संपत्ति से क्यों वंचित है, ये सिंपल बात है। इजीली हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को, और इसको सुलझाने में भी समाधान भी ढूंढ सकते हैं। एक पानी का मसला ले लीजिए अपने देश में। पानी का कितना तमाशा, वाई वाटर वार्स इन इंडिया। मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझते हैं, सोचते हैं। मेरा विनती हुआ आपसे, प्लीज एजुकेट द पीपल। देश को समझाने में आप बहुत बड़ा योगदान आपका रहता है, पत्रकार मित्रों का। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप भी हमारे भाई हो, शहरी हो, इंडियन हो, तो इस बात को जितना आप फैला सके, जितना आप विचारधारा इसका मतलब कह सके, तो उतना ही देश के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। ये मेरा भावना है, मेरा प्रार्थना है आप तमाम लोगों से। कितना गुमराह किया जाता है लोगों को। देश में जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि है। देश को जितना पानी चाहिए वो शायद सिंचाई के लिए हो, पीने के लिए हो, या डोमेस्टिक यूज के लिए हो, किसी अन्य चीज के लिए हो, उद्योग के लिए हो, उससे ज्यादा पानी हमारे पास उपलब्ध है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। हमारे देश में बारिश होता है 1,40,000 टीएमसी। मैंने इसमें दिया है, आपको विस्तार रूप से दिया है मैंने, आप बाद में उसको देख सकते हैं। पूरे कागज में टोटल डिटेल्स आर अवेलेबल विथ यू। 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है इस देश में। उसमें आधा बाष्पीकरण होता है बारिश होते समय ही, आधा से कुछ मात्रा में ज्यादा 70-75 हजार टीएमसी
यूजेबल वाटर इज वेरी मच अवेलेबल इन इंडियन रिवर्स। आज तक देश ने 20-21 हजार से ज्यादा पानी नहीं उपयोग किया। हमारे देश का लैंड मास है 83 करोड़ एकर्स, लगभग कुछ कम ज्यादा में 83 करोड़ एकड़ है। 32 lakhs 87,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो अगर एकड़ में नापा जाए तो 83 करोड़ एकड़ होता है। इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। सरकार अगर दमदार हो, नीति अगर बदले, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के पानी दिए जा सकते हैं। क्यों नहीं देना चाहिए? जब पानी की उपलब्धि है, भूमि है, कृषि प्रधान देश है, क्यों नहीं देना चाहिए? इसमें रुकावट क्या है? अब बनावटी बातें आप लोग बखूब जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं। ट्रिब्यूनल्स के नाम पे कितने दशक हमारे केंद्र सरकार हमको कहानियां सुनाता है, वो चाहे कांग्रेस का सरकार हो, भाजपा का। पीछे 75 अभी हमारे पास एक ट्रिब्यूनल है कृष्णा पानी को लेके, ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल है, जिसका नियुक्त हुआ था 2004 में। आज तक एक बात भी उन्होंने नहीं कहा पता नहीं अवार्ड कब देते। 19-20 साल गुजर गए, 2-2 दशक, 3-3 दशक, 4-4 दशक ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड नहीं दे पाए। ट्रिब्यूनल अवार्ड नहीं देने का मतलब ही क्या है? क्यों नहीं देते हैं? केंद्र सरकार क्या तमाशा देखता है? क्यों खामोशी इख्तियार करता है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, प्राथमिक चीज है, बेसिक नीड है। सारे देश पीने के पानी की किल्लत में है, ब्रैकिश पानी पीता है, किडनी बीमारियां बढ़ रही है देश में, गलत सलत पानी पी के, ब्रैकिश पानी पी के। इसमें भी अगर ध्यान ना दे तो लंबी लंबी भाषण और कितने साल सुनेंगे? कितने साल चलेगा ये नाटक? वाई वाटर वार्स इन इंडिया? पानी के लिए युद्ध करने का कोई जरूरत है इस देश में? क्यों लड़वाया जा रहा है राज्यों के बीच में? सतलेज रावी के लिए पंजाब हरियाणा लड़ता है, महानदी के लिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा लड़ता है, गोदावरी को लेके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक लड़ता है, कावेरी पानी को लेके कर्नाटक, तमिलनाडु लड़ता है। किसी अन्य कहीं ऐसे झगड़े पंचायत क्यों? गैर जरूरी, जो जिसका जरूरत है ही नहीं। भरपूर पानी जब हर एकड़ में दिया जा सकता है और पानी की संसाधन की उपलब्धि है, संपत्ति है, पानी की संपत्ति भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, जनता क्यों वंचित हो, देश क्यों वंचित हो इससे? आप अगर हर एकड़ में भी पानी दे दे तो 40,000 टीएमसी भी बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद और 30,000 टीएमसी हमारे पास है। दूसरी बात है, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए आप एक 10,000 टीएमसी भी पकड़ते हैं तो तभी भी 20,000 टीएमसी पानी की बचत है। यानी कि अगला 50-100 साल तक हिंदुस्तान में शुद्ध पानी का कोई कमी नहीं होगी। Yes, these are not my figures. These are the figures given by Central Water Commission of India to the Parliament of India. Not once, but so many times. It's a fact. संपत्ति रखते हुए, पानी रहते हुए क्यों पीने के पानी के लिए देश तरसे? क्यों सिंचाई के लिए किसान तरसे? क्यों परेशान हो? कोई मतलब है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि द पॉलिसी ऑफ बीआरएस अगर सरकार बनाए, बीआरएस के हम लाइक मतलब हम क्या लोगों के साथ मिलकर भी, बीआरएस का एजेंडा है ए रिवोल्यूशनरी एजेंडा इन वाटर रिसोर्सेस। भाई आई से लाइक दिस, भारत एक विशाल देश है। मैंने एक पत्र आपको दिया है मित्रों, इसमें आप देख सकते हैं। इस पत्र बिगेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड ऑन रिवर्स, आप लोग देखिए। करीबी डैम है जिम्बाब्वे देश में जाम्बेजी रिवर पे, जिसकी क्षमता है 6,533 टीएमसी। पत्रकार मित्रों से मेरी प्रार्थना है, ये बहुत अहम चीज है, दया करके प्लीज लोगों तक पहुंचाइए।
जितना अच्छा आप पहुंचा पाए तो लोगों में एक जागृति आएगी। 650,000 से भी ऊपर 6,533 टीएमसी इस रिजर्वायर की कैपेसिटी है। उसके बाद अंगारा रिवर पर रशिया में है 5,968। मैंने दिया है, डिटेल्स आपके पास है, मैं एग्जाम्पल तौर पर कह रहा हूं, दीज आर द फैक्ट्स। इस प्रकार के कई देशों में, नाइलू रिवर पे इजिप्ट में है 4,600, ब्रिटिश कोलंबिया में 2,600 है, चाइना में है 3 गार्जेस डैम 1,400 वाला, कोलोराडो यूएसए में है 1250 वाला होवर डैम। क्या हमारे देश में, इतनी विशाल देश में इतनी विशाल जनता, जहां हर साल कई राज्यों में बाढ़ भी आता है, कई राज्यों में सूखा भी पड़ता है, हमने सब कुछ देखा है, देश ने अनुभव किया है, ऐसे 1-2 रिजर्वायर का भी जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों इस तरफ चिंता नहीं कर रहे देश, केंद्र सरकार, राज्यों का सरकार, कोई भी हो? क्यों इस प्रकार का हम नहीं सोच रहे? ये तो बाढ़ से भी बचा सकते हैं, ऐसे डैम बनाने से, सूखा से भी हम बच सकते हैं, जिंदगी में पीने की पानी की किल्लत ही नहीं होगी देश के किसी भी भाग में। ये सब कर सकते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इसीलिए आउट ऑफ बॉक्स कह रहा था, ये जो रूटीन कहानियां सुना के, रूटीन बातें कह के, झूठे मूठे बातें बोल के जनता को गुमराह किया जा रहा है, इससे उबर कर आउट ऑफ बॉक्स आना चाहिए। ऐसे करने वाला, क्षमता वाला राजनीति ही देश में चलना चाहिए। देश के जनता भी इस बात को, देश के युवा खासकर इस बात को सोचना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं, इतनी संपत्ति है, इसीलिए टोटल वाटर पॉलिसी हैज टू बी चेंज। द एजेंडा ऑफ द BRS पार्टी is to change the water policy in toto and bring in a new water policy which will yield immediate results. इसके लिए ना हमको वर्ल्ड बैंक से भीख मांगनी है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा है, ना किसी से परमिशन की जरूरत है। हमारी देश की अपनी संपत्ति है, अपनी पानी है, अपने नदियों में बह रहा है, इसके लिए कोई भीख की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं है। तभी भी हम अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे हम लोग? इसीलिए मेरा मानना है, देश के विचारधारा में, देश के राजनीति के विचारधारा में भी बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। समय परिवर्तन का है। बहुत टाइम हो गया है, 75 साल गुजर गए, बहुत कहानियां सुन चुके हैं, बहुत बातें हो चुके हैं। अब आखिरकार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसा राज्य जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जहां से 2-2 नदियां निकलते हैं, कहीं उपनदियां हैं, ऐसे जगह हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा आज यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। क्यों करना चाहिए? इसको देखते तमाशा देख रहे हैं कभी से। कभी कोई फिल्म एक्टर है, नाना पाटेकर जी, उसका नाम क्या है, उन्होंने कोई ट्रस्ट कर दिया, मैंने कुछ कभी फेसबुक पे देखा था, जो आत्महत्या कर रहे कि किसान उनके मदद, फैमिलीज को मदद कर रहे। ऐसी स्थिति बने ही क्यों रहे? ये क्या तमाशा होता है? तो इसलिए पानी का टोटल पॉलिसी चेंज होना चाहिए 100%। और करंट का जो पॉलिसी है, करंट क्यों नहीं दिया जाता इस देश में? एक्चुअली इंडिया का इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 4,10,000 मेगावाट। मैंने पत्र दिया है आपको, इसमें है किसी भी साल, किस साल कितना इस्तेमाल किया वो पत्र आपके पास है अभी, किसी भी साल। तो टेबल रखना चाहिए था भाई। ये देखिए, ये पत्र मैंने आपको दिया है, इसमें पूरे डिटेल है किस साल पीक लोड यानी कि ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस साल में कितना हुआ था। 2,15,000 मेगावाट से कभी भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया इंडिया। हाईएस्ट पीक लोड ऑफ इंडिया वाज 2,15,888 मेगावाट्स। मैंने आपको दिया है पेपर ये। जबकि 4,10,000 मेगावाट पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे पास। और तमाशा ये है,
पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता पार्लियामेंट सेशन में दिसंबर जो सेशन चला था उसमें समाधान दिया है। एक हमारे ही सदस्य ने पूछा था क्वेश्चन, 40 लाख बिजली उत्पत्ति करने वाले कारखाने देश के कई भागों में है, वो भी लिस्ट मैंने दिया है आपको। उल्टे सुलटे कुछ झगड़ा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझता है तो इजीली सुलझा जा सकता है, अगर चाहे तो कानून बदला जा सकता है। 40,000 मेगावाट वाला बिजली कारखाने एनसीएलटी के चक्कर में स्ट्रेस्ड एसेट्स करके डिक्लेयर कर दिया है। वो सुलझा दे के बटन दबा देते करंट चालू होकर आ सकता है, लेकिन सारे जनता परेशान है देश में। किसी भी राज्य में 24 घंटा करंट नहीं मिलता किसी भी चीज के लिए। किसान खेती किसानी के लिए तो मिलता ही नहीं है। कई राज्यों में तो किसान परेशान है, कभी दिन में आए तो कभी रात में 4-4 बार 5-5 बार जाता है, 2-2 घंटा 3-3 बार आके जाता है। कई राज्यों में तो 3-3 दिन नहीं आता है। बस इस प्रकार का स्थिति क्यों बने रहे? डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहला दुनिया भर में देखा जाता है कितना पावर पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन है। हम उभरते ही नहीं, ऊपर आते ही नहीं। अब कहां से डेवलप करेंगे इंडिया? लंबी लंबी भाषण, झूठी वादे, कहानियां, ये कब तक सुनते रहेंगे? कब तक चलेगा ये बात? इसीलिए हम चाहते हैं भारत की जनता से, भारत के युवा से हम अनुरोध करते हैं, ये परिवर्तन का समय है, देश को परिवर्तित होना चाहिए। अब बेसब्र हो जाए तो काफी अलग सलग बातें में निकल सकते हैं। कहीं हम हर चीज में पीछे नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, क्यों पिछड़ापन है? हर चीज रहे जैसा दिखता है, मास्टर ऑफ ऑल बट जैक ऑफ नन। ये क्या बात हो गया? दिल्ली जाते हैं राजधानी, 45 मिनट हवा में चक्कर काटना पड़ता है, एरोड्रम में कंजेशन। हाँ, बिल्कुल सच बात है। पानी की जो बात मैं कह रहा था, दिल्ली राजधानी, हमारे दिल्ली में तक पानी भरपूर नहीं मिलता। 75 साल के आजादी के बाद अगर राजधानी में भरपूर पीने की पानी की प्रबंधन नहीं है तो हम क्या कहां पहुंचे? क्या हो रहा है इस देश में? इसीलिए हम अनुरोध करते हैं युवा से, जनता से, बुद्धिजीवियों से, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, ये परिवर्तन का समय है, बस इसको रोकना चाहिए। हर चीज में हम पीछे, ना रोड सही, ना रेल सही, ना शिपयार्ड सही, ना एयरपोर्ट सही, कोई भी एक चीज नहीं। अब ऐसा है, गूड्स ट्रेन का स्पीड देखिए। अब हम कब कैच करेंगे, कब दुनिया के साथ हमारा चलेगा? हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बेशर्मी से। बिल्कुल मुझे तो शर्म लगता है। ऐसा है, इंडियन ट्रक स्पीड, इंडियन गूड्स ट्रेन का स्पीड है, आपको दिया मैंने पेपर, ये एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर इंडियन गूड्स ट्रेन का, जबकि चाइना का गूड्स ट्रेन का एवरेज स्पीड है 120 किलोमीटर। अब हम कब मुकाबला करेंगे जी चाइना से? ये संभव है? यूएस का 78 किलोमीटर है, यूनाइटेड किंगडम का 75 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया का 80 किलोमीटर है, जर्मनी के 60 किलोमीटर है। ये मैंने दिए है आपको। और इंडिया का 24 किलोमीटर है। और हम बातें कर रहे हैं, लोगों को बहला रहे, धर्म के नाम पे, जातिवाद नाम पे देश को डिवाइड कर रहे, मनमानी गेम खिलवाड़ा कर रहे। तो ये कहां पहुंचेंगे देश हमारा? इसलिए हम चाहते हैं ये ऐसी हकीकतें देश के सामने आए और हमारे पत्रकार भाई ज्यादा मेहनत करें ऐसी चीजों को जनता के सामने रखने का। और परिवर्तन के लिए आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो करना भी चाहिए, बिकॉज यू आर द 4th स्टेट ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी के जो स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ में हमारे मीडिया बहुत ही अहम, इट इज द 4th स्टेट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। मैं इसलिए विनती करता हूं आपसे विनयपूर्वक, ट्रक का स्पीड भी देखिए। इंडियन ट्रक स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज, जबकि जापान का 80 किलोमीटर है, साउथ कोरिया का 80 है, यूनाइटेड किंगडम का 95 है, यूएस के 115 तक है। हम कब कैच करेंगे दुनिया के साथ? हमारा इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा? बातों में बढ़ेगा, भाषण में बढ़ेगा, स्टेटमेंट्स में बढ़ेगा, हकीकत में कब बढ़ेगा? हम कैच कर पाएंगे दुनिया के साथ? आगे निकल पाएंगे?
इतने बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ों पे हम पीछे रहते हुए अब कब तक ऐसे कहानियाँ लोगों को सुनाते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बीआरएस के पॉलिसी है कि टोटल वाटर पॉलिसी विल बी चेंज्ड, टोटल पावर पॉलिसी हैज टू बी चेंज्ड एंड न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स सच विथ ए लार्ज मैग्नीट्यूड, कम से कम 2-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में, उसके लिए सारा प्रबंधन करेंगे। जो कानून में संशोधन लाना है, चाहे संविधान का संशोधन हो, बिल्कुल वो संशोधन करेंगे और उसका पूरा प्रबंधन करेंगे। पानी का हर लिहाज से किल्लत को कम कर देंगे। और ये भी कहते हैं, देखिए सिंगापुर का बिल्कुल पेरीमीटर ही है 193 किलोमीटर। अगर पूरा राउंड भी सिंगापुर को नापा जाए, एक ही पोर्ट है उनके पास, उनका 193 किलोमीटर उनका पेरीमीटर है। वो एक ही पोर्ट वाला सिंगापुर 37.3 मिलियन, मैंने ये भी दिया है आपको, कंटेनर्स हैंडल करता है। 7.5 से लेकर 8,000 तक कोस्टल हमारा है। और कितने पोर्ट्स है हमारे देश में, कितने बड़े बड़े पोर्ट्स है। ये मतलब हम 25 करते हैं, 25 मिलियन, और चाइना 210 से लेकर 250 मिलियन डील करता है। हम कितने पीछे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है, हमारे इंपोर्ट्स क्या है, हमारे पोर्ट्स क्या है। तो कब हम इन लोगों के साथ मुकाबला कर पाएंगे, कब हम आगे बढ़ पाएंगे। ये कहानियां कब तक ये चलते रहेंगे। इस बात पे भी बहुत सख्ती से सोचने की जरूरत है, इन बातों को समझने की जरूरत है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। आज देश में एक धंधा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ही खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना है टीवी पे, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। क्यों नहीं भैया, समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट का तो काम है बिजनेस करना चाहिए या करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से हटने वाला सरकार थोड़ी होता है, जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आज क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन ऑफ द लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। जहां नुकसान होता है ठोक दो जनता पे, बता दो, उनको डरा दो कि भाई ये इसमें नुकसान आ गया, घाटा हो गया, लिहाजा पेट्रोल बढ़ाओ, डीजल बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, फलाना बढ़ाओ, ढिमकाना बढ़ाओ। जिसमें प्रॉफिट होता है वो प्राइवेटाइज कर दो। बेहद अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन क्यों किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं। देखिए कितना तमाशा होता है। बिजली के जो मामला है, हम हमारे देश में इतना जबरदस्त बिजली दे सकते हैं, इसके लिए भी कोई हमारे को अमेरिका की मदद नहीं है, नहीं चाहिए, ना ही वर्ल्ड बैंक का, ना कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसी अन्य देश से हमारे कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से हम अपने पावर के अंदर, अपने संविधान के अंदर, हमारे संविधान के छत्रछाया में बहुत जबरदस्त 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, संभव है। इसलिए संभव है, कोयला खदान इतने हैं हमारे पास। इंडिया हैज 361 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स। 361 बिलियन टन्स मैंने दिया है आपको, कागजों में है, आप लोग बाद में देख लीजिए तफसील से, मैं अपने बात कह दे रहा हूं। 361 बिलियन टन्स यानी कि उसमें अगर 40-50% भी जब रिट्रीवल करते आता है तो 125 ईयर्स के लिए, पूरे देश के लिए बिजली देने के लिए काफी है। इतनी संपत्तियां हमारे पास रखते हुए हम पूरे प्राइवेट की बात कर रहे हैं। अदानी पावर, अंबानी पावर, जिंदानी पावर, बोंदानी पावर क्यों दे रहे भाई, समझ में नहीं आता। पावर सेक्टर तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि देश की प्रगति, विकास को मापने में दुनिया के पूरे इंडेक्सेस में पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन को ही माना जाता है। कौन सा देश कितना पर कैपिटा इसका पावर है, उसी से खाता मालूम हो जाता है देश का। तो क्यों आज प्राइवेट में दे रहे, क्या बात है। लाखों हमारे कर्मचारी हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, क्यों देना पड़ रहा है, क्या बात है। पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए। अगर पूरा पावर प्राइवेट में दे दो, एक दिन आएगा वो सरकार को ब्लैकमेल करेगा,
देश को ब्लैकमेल करेगा, दे विल होल्ड द गवर्नमेंट फॉर रैंसम, पूरा पूरा उनके हाथ में रख दो। जहां क्रिटिकल है, जहां प्राइवेट ही कर सकता है, वहां दे दो कुछ मात्रा में, लेकिन ये बहाना बना के, और ये भी कैसे, इतने सालों से जो जेनकोस है, ट्रांसकोस है, बिजली कारखाने हैं, बिजली घर है, इतने लाखों किलोमीटर के वायरिंग है, इतनी संपत्ति बनाई है, जो पब्लिक सेक्टर हमारा जो कर्मचारी वहां के, उनके खून पसीना से देश की जनता की ये प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ों का। उस प्रॉपर्टी को आप हजारों करोड़ों में कुछ एक गिनती करके लेडर बुक्स बना के आप दे रहे, जैसे पवन हंस का किया गया था। पवन हंस को जो एक कंपनी था सरकार का, पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको जो बोनस मिलता था गवर्नमेंट को, जो डिविडेंड मिलता था, उससे भी कम दाम में बेच दिए प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। रखते तो डिविडेंड तो मिलता कम से कम। इसी प्रकार का इतने लाखों करोड़ों वाला प्रॉपर्टी को यूं ही कुछ ही ले लेके, कुछ कहानी बना के, अब उनका क्या नतीजा निकल रहा है? आज अदानी का क्या निकल रहा है नतीजा? झूठे मतलब चीजें बना के, बनावटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ा के, कितना मतलब पूरे देश खतरे में आ रहा है, सारे बैंकिंग व्यवस्था खतरे में आ रहा है। इसके लिए कौन जवाब देगा? यानी कि इस अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन जो मन में है करो, जो कहते जाओ करते जाओ, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलने देगा। बीआरएस का पॉलिसी है पावर सेक्टर। मैं सीधे कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आपके हाथ में पावर है, आज आप कर सकते हो, लेकिन 24 के बाद तो हम ही को आना है। हम बिल्कुल पावर सेक्टर को आप प्राइवेट करते हो तभी वापस ले लेंगे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ लोगों के बात ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे संभव होगा। एयर इंडिया का कहानी समझिए। एयर इंडिया पहले टाटास के पास ही था, प्राइवेट ही था, जो इंडियन एयरलाइंस था। 1953 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकार के पास आ गया, फिर वापस मोदी जी ने उनको फिर सेम टाटास को वापस दे दिया, जहां से आया था फिर वही चला गया। अब जब राष्ट्रीयकरण करना चाहता है सरकार, केंद्र सरकार, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई रोकदार नहीं, हमारे संविधान में उसका प्रावधान है। हम कह रहे हैं पावर सेक्टर डेफिनेटली बीआरएस का पॉलिसी है, वी विल टेक इट आउट, इवन मोदीज गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज इट, वी विल टेक इट बैक and we will nationalize the power sector. 90% of the power sector will be kept in public sector. जो अच्छा खासा चल रहा है उसमें खामियां है, ठीक है, उसका बना देते हैं भरपूर पावर। और मैं आश्वासन देता हूं देश के जनता को, जैसा हमने अनुभव है हमारे को तेलंगाना राज्य में किया है, मैंने लिया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। बीआरएस को अगर चुना लेता है हिंदुस्तान के जनता, हमको हमारे कंसोर्शियम, हमारे लाइक माइंडेड जो पार्टी से हमारे गुट को अगर चुनता है, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के हर कस्बा में, हर गांव में, कोने कोने में उच्च गुणवत्ता वाला बिजली मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, निरंतर मिलेगा। ये मेरा वायदा है देश के साथ, जो हमने तेलंगाना राज्य में करके बताया है। और इन पूरे हिंदुस्तान में एक ही तेलंगाना राज्य है जहां 24 घंटा का करंट का उपलब्धि हर सेक्टर के लिए है। हो सकता है न्यूयॉर्क शहर में पावर जाए, लंदन में जाए, लेकिन हैदराबाद शहर में पावर नहीं जाएगा। हैदराबाद हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए पावर आइलैंड। इस प्रकार का व्यवस्था हमने खड़ा किया है, ये कोई भी देख सकता है, उसका जानकारी ले भी सकते हैं। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से भी इसका आपको मिल सकता है, आप वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार का कर सकते हो या नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ा चीज मैं तो कहता हूं एक साजिश है, वो चाहे केंद्र सरकार कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, दोनों का भी रवैया ऐसे ही रहा। कोल इंडिया, मैंने एक पेपर आपको दिया है, రైల్వే కనెక్టివిటీ కాన్స్ట్రెంట్ इन मेजर कोल फील्ड्स। ये इच्छा सुमन मेरू ये भी दे दिया ना, ये भी आपके पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर 1 पैसा का भी कोई वजन नहीं है। मैं इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूं, तो इससे गवर्नमेंट इंडिया का व्यवहार समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम करता है, क्यों कर रहा है, कितना झूठा बात देश के सामने कह रहा है, ये व्यवहार समझ में आना चाहिए, जनता को भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं इतना
कथा आपको सुनाना पड़ रहा है। कोल इंडिया ने पूरा पैसा भर दिया है, 10, 12, 15 साल हो गया है। सिर्फ 200-250 किलोमीटर रेल लेन बनानी है। रेल लेन बनाओ, वो भी गुड्स ट्रेन का, कोयला जो ले जाएगा। 10 साल 15 साल हो गए नहीं बनाते, पेंडिंग रखते। उल्टा क्या कहते, केंद्र सरकार हमको, राज्यों के सरकार को हुक्म देता है कि आपको इतना % इंपोर्टेड कोल खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तुम्हारे ऊपर फाइन डालेंगे, तुम्हारे को सेंट्रल पावर कोटा खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, डरा देते हैं। क्यों भाई, क्या इंटरेस्ट है इंपोर्टेड कोल में? इतना मजाक क्यों है केंद्र सरकार को? इंपोर्टेड कोल सीधा ही अदानी मंगाता है ऑस्ट्रेलिया से। जितना अदानी पे प्रेम है उतना देश पे, जनता पे होना चाहिए, किसानों पे होना चाहिए। क्यों ठोक रहे हो राज्यों के सर पे? और हमारा कोयल मिलता है, इंडियन कोल मिलता है, वो चाहे वेस्टर्न कोल फील्ड से हो, हमारे कोल इंडिया के जो आपके पास महाराष्ट्र में भी है, वो गुरूस में है, बलारपुर में है, चंद्रपुर में है, हमारे पास सिंगरेनी है। 4000 में मिलता है हमारे को टन, 3800 या 4000 में टन मिलता है। जबकि हमसे कहा जाता है, केंद्र सरकार कहता है 30,000 में टन खरीदो, 26,000 में टन खरीदो। क्यों भाई, ये कोई पॉलिसी है? इसलिए हम कम कह रहे हैं, कोयला जितना डिपॉजिट्स हिंदुस्तान में है, 1 किलो कोयला भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोल इंपोर्ट करना ही देश के साथ गद्दारी है, देश के जनता के साथ ये बिल्कुल गलत काम है। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं कोल, क्या मजबूरी है? 2-3 रेल पटरी नहीं बना सकते हो? 300 मिलियन टन कोयला उत्पत्ति हो जाएगा वहां पे, कागज में आप देख लीजिए। ये कोल इंडिया का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं। जो आंकड़े मैं बता रहा हूं एक भी मेरे कहानी नहीं है। दीज आर ऑल द रिकॉर्ड्स सबमिटेड टू द पार्लियामेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल द रिकॉर्ड्स। ये सच के आधार पर मैं कह रहा हूं, 1 किलो भी कोयला इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि जबरदस्ती इंपोर्ट किया जा रहा है और राज्यों के सरकार के ऊपर, राज्यों के जो कारखाने हैं करंट के, उनके ऊपर ठोका जा रहा है। ये क्या नीति है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक परिवर्तन आने का बहुत सख्त जरूरत है इस देश में। तो इन बातों पे भी सोचना चाहिए। ये कोल रिजर्व्स का भी मैंने दे दिया आपको, स्टेटेड एसेट्स का भी जिन्होंने पार्लियामेंट को दिया है, ये भी मैंने दे दिया है आपको। मेरा विनती है आप लोगों से कि जनता तक आप ले जाए। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा चीज, हमारे देश में 50% महिलाएं हैं। खाली नाराबाजी होता है, कहा जाता है, कहानियां सुनाया जाता है, लेकिन सही तौर पर जो जेंडर बायस्ड अप्रोच है उससे हम उबरते नहीं है। दुनिया में, पूरी दुनिया को अगर परख के देखा जाए, जिन जिन देशों में, जिन जिन समाजों में, हर सेक्टर में, देश के हर सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, वो समाज बहुत आगे बढ़ा, बहुत ही अच्छा तरक्की किया। लेकिन हमारे देश में करते नहीं है हम लोग, कहते हैं बहाने के लिए, कुछ कुछ मात्रा में करके ही हम उसमें बड़ा लोगों को बहला फुसलाते हैं। ये गलत रवैया है। भारत को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, भारत का वुमेन पॉलिसी में सख्त बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, किसी भी कीमत पर। इसीलिए मैं जब केंद्रीय मंत्री था, उस समय के नेताओं से मेरा आर्गुमेंट भी था, मैंने बताया भी था, मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन सफलता नहीं पाया। लेकिन बीआरएस के पॉलिसी तौर पर मैं अनाउंस करता हूं, सारे देश को बताना चाहता हूं, बीआरएस का सरकार अगर आ जाए देश में, तो बिल्कुल हर चीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाएगा। सबसे बड़ा, उन लोगों को शासक बना देंगे। वो बहुत आसान तरीका है, लोग अब कहानियां सुनाते हैं, ऐसा नहीं। हमने एक सुझाव दिया था उस समय। अभी जो मैं, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई एम मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बीआरएस। हमारा पॉलिसी है सीधा कि हिंदुस्तान के हर असेंबली में और हर काउंसिल में, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है एमएलसीज का, असेंबली में, काउंसिल में और साथ ही साथ पार्लियामेंट में, सीधे ही बीआरएस सरकार बनने के बाद एक ही साल के अंदर 33% सीटें बढ़ाएंगे।
इमीडिएटली बढ़ा के वो सारे 33% सीटें महिला के रिजर्व किया जाएगा। हम वायदा करते हैं हमारे बहनों के साथ, हमारे माओं के साथ, भारत देश के, कि 1 साल के अंदर ही, ये मेरा वादा है, 6 महीने के अंदर डिलिमिटेशन प्रक्रिया खत्म होगा और 6 महीने के अंदर चुनाव भी करा देते हैं। बिल्कुल 1/3% विल बी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स बढ़ा दिया जाएगा। एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, पीपल्स सर्विस will be invited into all walks of the life of the country as much as possible. इससे भी काफी मतलब बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ा चीज यह है, आज तक हमारे देश में एक रूटीन तमाशा, रूटीन कहानियां सुनाए जाते हैं। हमने आपको दिया है पॉलिसी के तौर पर, कुछ बात कह रहा हूं मैं, रीइन्वेंटिंग इंडिया में कई चीज है, उसका दया करके आप लिखिए। कुछ चीजें हैं जो हमारे जनरेशन अगर अच्छा ताकतवर भारत बने, खाली बातों में नहीं, जैसा कि हम सुनते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कौन सा बेटी पढ़ा, कौन सा बेटी बचा, कैसा बचा, पूरे इंडिया में किसी को मालूम नहीं है। नारा तो खूब लगा था, लेकिन हाथरस में बेटी का साथ क्या हुआ, अन्य जगहों पे क्या हुआ, हर दिन हमारे उत्तर भारत में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, हम जानते हैं। शर्म से हमारा सर झुक भी जाता है कभी कभी। तो ऐसे नारा नहीं, सही सही होना चाहिए, सही तौर पर होना चाहिए, कट्टरपंथी तरीके से होना चाहिए। इन सब के लिए चाहिए होता है स्ट्रांग विल, पॉलिटिकल विल, राजनैतिक इच्छा शक्ति। अगर राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव होता है। ये होते हुए हमने देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर देश को तरक्की करना है, देश की आर्थिक नीति को बदलना है, डेफिनेटली बदलना चाहिए। अनटिल अनलेस वी लिवरेज द इंडियन इकोनॉमी, अब इसी में घूमते रहेंगे, इसी में चेते करते रहेंगे, इसी में टैक्स लेते रहेंगे, छोटे छोटे लोगों से खींचते रहेंगे, बड़े बड़े लोगों को माफ करते रहेंगे, ये गोल गपला ये नहीं चलेगा। इससे हकीकत में, जैसा कि मुझे क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है, करना पड़ता है। कहा गया कि मेक इन इंडिया, इट हैज बिकम जोक इन इंडिया। क्या हुआ है, क्या आया है, क्यों नहीं आया है? मेक इन इंडिया जो नारा आया, उसका एनवायरनमेंट बना, यहां पे एनवायरनमेंट कम से कम क्रिएट हुआ, कोई एक महत्वपूर्ण एसईजेड आया ताकि कोई विदेशी इन्वेस्टर आए। मैं साफ कहना चाहूंगा, विस्तार में फिर बाद में कहूंगा, लेकिन आज बताना पड़ेगा इतना मुझे। आज की स्थिति में कई कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो निकल रहे हैं चाइना से। क्यों हिंदुस्तान में हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारे तरफ वो कंपनीज रुक नहीं कर रही है? अगर मेक इन इंडिया सही होता, ईज ऑफ डूइंग सही होता, उतना हम फ्लेक्सिबल होते, क्यों नहीं दिक्कत आने दिए? एक कंपनी है जिसे हमने खुद बात की, फाइजर कंपनी, टीका जो कोरोना के टाइम पे कितना भी कोशिश करके उसको रोका गया, यहां नहीं आने दिया। क्यों, क्या वजह है? इसके कारण क्या है? जबकि जनता चाह रहा था हमको अच्छे से अच्छे टीका मिले, खरीदना भी चाह रहे थे लोग, फिर भी रोका गया जबरदस्ती से। हमने भी प्रयास किया, नीति आयोग में बात किया, पीएमओ में भी बात किया, कहीं मेरे साथ कई चीफ मिनिस्टर्स ने भी बात किया, लेकिन नहीं आने दिया। क्या बात है? अनेक कंपनी आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं देते हैं। उल्टा फिर लोगों को गुमराह करने के लिए मेक इन इंडिया कहते हैं। वेयर इज द एनवायरनमेंट इन इंडिया? मेक इन इंडिया के जो स्लोगन है उसके साथ उसके बराबर का एनवायरनमेंट है क्या? हकीकत में ईज ऑफ डूइंग है क्या? उतनी सुविधाएं दिए गए हैं क्या? है तो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आते। जो हमारे मित्र है, हमारे दोस्त है, उनके लिए हम काम करेंगे, उनके इन्फ्लेट करेंगे शेयर मार्केट में, क्यों आने देंगे? नहीं आने देंगे। ये प्रकार चल रहा है। तो इसीलिए ये सारे गरीबी को मिटाना है, सारे चीजों को लागू करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है इंडियन इकोनॉमी को लिवरेज करना पड़ेगा। इसके लिए पूर्ण तरीके से नई नीतियां, रिवोल्यूशनरी नीतियां, जिस प्रकार से चाइना ने अपनाया था, जिस प्रकार से सिंगापुर ने अपनाया था, जिस प्रकार ने मलेशिया ने अपनाया था, जिस प्रकार से
साउथ कोरिया ने अपनाया था, वो वैसा हिंदुस्तान को करना चाहिए। उस तरफ भी भारत राष्ट्र समिति पूर्ण प्रयास करेगी। आगे चल के विस्तार में हम ये पॉलिसी भी देश के सामने रखेंगे। जो बातें हम कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, ये तो प्रेस मीट में कह रहे हैं, इसका पूरा डॉक्यूमेंट बन रहा है। भारत राष्ट्र समिति का पूर्ण पॉलिसी देश में रखना है। हमें कोई जल्दी नहीं है। हम एक चुनाव के लिए 2 सीट जीतने के लिए भारत राष्ट्र समिति नहीं है भाइयों। भारत राष्ट्र समिति एक मिशन है। इट विल वर्क ऑन मिशन मोड। राजनीतिक रास्ता से देश के विचारधारा में, राजनीति के विचारधारा में, गवर्नमेंट को चलाने में, संविधान को इंप्लीमेंट करने में पूर्ण रूप का परिवर्तन चाहता है बीआरएस। वो आए बिना ये देश बिल्कुल विकास नहीं करेगा। ऐसे ही झूठे वायदे जो 75 साल हम पे गुजरा है, हालात यहां पे आ गया। 75 साल इतने लंबे लंबे भाषण, इतने वायदे, इतने मैनिफेस्टोस, इतने चुनाव, ये सब प्रक्रिया देखने के बाद आखिरकार दिखता क्या है सामने? महाराष्ट्र जैसा एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग राज्य में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या क्यों होता है? ये नजारा क्यों दिखता है? ये क्यों रहना चाहिए ऐसी स्थिति? यही भारत है। यही इसी भारत का सपना था। हमारे आजादी के जो सिपह सलार थे, हमारे लिए अपने जान कुर्बान दिए थे। शहीद भगत सिंह का यही आशा था आजादी के लिए। वो क्यों फांसी का फंदा गले लगाए थे? इसी चीजों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए एलआईसी के लिए क्यों भेज रहे हैं भाई? दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेहतर कंपनी बीमा कंपनी है। क्यों एलआईसी में दखल अंदाज कर रहे हैं? एक तरफ से अदानी के इन्वेस्ट करो, 87,000 करोड़ इन्वेस्टेड इन अदानी। झूठा उनको प्रेशर डाल के आज स्टेटमेंट दिलवाया जा, नहीं नहीं हमारा कोई घाटा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, देश को गुमराह करने के लिए। क्या बात है? वो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ, तो पार्लियामेंट में डिमांड कर रहे हैं विपक्षी दल। क्यों नहीं मान रहे? सरकार को मानना चाहिए। चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, बिल्कुल इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक हफ्ते भर में 10 लाख करोड़ का उनका एक बाष्पीकरण जैसा बात हो गया है। 10 लाख करोड़ छोटी बात नहीं होती है, जिसमें हमारे इंडियन बैंकिंग व्यवस्था पूरा इन्वॉल्व है, एलआईसी इन्वॉल्व है, और जनता का पैसा है, जनता का इन्वेस्टमेंट है। सोचता सारा देश आक्रोशित है इस बात से। तो इसलिए बाज़ाब्ता चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, या आपको दोषी ठहराना पड़ेगा? देश आपको दोषी मानेगा, मान के ही चलेगा? बिल्कुल आप ही को दोष देंगे, देश देना ही पड़ेगा मजबूरन। फिर क्या करें, किसको दोष दे? सभी जानते हैं मिस्टर अदानी आपके मित्र है, आपके बदौलती वो इतने बड़े हैं। कोई मामूली बिजनेसमैन 2 साल के अंदर दुनिया का 2 नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 बिलियनर इन फोर्ब्स लिस्ट। ये पॉसिबल है, संभव है? किसी मामूली बिजनेसमैन को संभव हो जाएगा? बिल्कुल सब जानते हैं, बात को आप नहीं छुपा सकते। बेटर यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मान जाइए, सभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर ही रहेंगे उसमें। आपका क्या जाना है उसमें? क्यों? और एलआईसी को हम साफ सीधा कह रहे हैं, एलआईसी के कर्मचारियों को, एलआईसी के एजेंट्स को 25 करोड़ जो जनता एलआईसी में खाता अपने खुले हुए हैं, उनको हम आश्वासन दे रहे हैं, चाहे मोदी सरकार उसको प्राइवेट कर दिए, लेकिन एलआईसी को हम फिर राष्ट्रीयकरण करेंगे 100%। विल कीप इट इन पब्लिक सेक्टर। इसीलिए एलआईसी के जितने भी मतलब एजेंट है, कर्मचारी है, सभी बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। इस प्रकार का परिवर्तन आएगा, हिंदुस्तान में जरूर आएगा। अभी प्रयास शुरू हुआ है। तो इसी प्रकार का मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, ज्ञान हर किसी के पास हो ये कोई जरूरी नहीं है। आदमी पैदा होते ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, लेकिन इतना तो हमारे को होना चाहिए, ज्ञान जहां मिले वहां से प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास अगर नहीं हो, उपलब्धि नहीं हो, जिस देश में अच्छे अच्छे उदाहरण है वहां से लेना, इंप्लीमेंट करना होना चाहिए।
ये भी नहीं हो रहा है हमारे देश में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब तक ऐसा प्रयास नहीं किया है। तो इस गति से आज जिस प्रकार से देश चल रहा है, हमारा एक तरफ से डाउन ग्रेड में हम जा रहे हैं। इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनता, दुनिया का पॉपुलस कंट्री हम बन गए ऑलरेडी। चाइना से भी हमारे पॉपुलेशन बढ़ गया, अभी नए हिसाब किताब बता रहे। तो इससे हम खिलवाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए देश के युवा से, देश के किसानों से, देश के प्रजा से, देश के जनता से हमारा अनुरोध है, पहली बार मैं बीआरएस बनने के बाद आप ही के पास आया नांदेड़ में, तेलंगाना राज्य छोड़ के। इसके बाद मेरा अगला प्रेस मीट दिल्ली में होगा, तो इसलिए मैं इतनी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। आपको ज़्यादा ट्रबल दिया मैंने सुबह से, तो इसलिए आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। ये बात जनता तक पहुँचाए और आप एक के बाद एक कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। 1 at a टाइम प्लीज। नहीं, नो एंग्जाइटी, नो एंग्जाइटी प्लीज। 1 at a टाइम। मैं हूँ भाई, बैठो आप आराम से। मैं हूँ। तो ये बात है, तो इस पर सुनिए। 1 मिनट सुनो ना, जल्दी क्यों कर रहे? आई एम हियर। इस देश को हर लिहाज से बचाना है। जाति के नाम पे तोड़ना भी विराद है, हम विरोध करते हैं उसके। मजहब के नाम पे भी तोड़ो, इसका हम विरोध करते हैं। देश का विभाजन भी ठीक नहीं है देश के भविष्य के लिए। देश के पूरे जितने भी सिटीजन्स है, सभी एक ही दर्जे के हैं, सब एक साथ रहे, इकट्ठे रहे, सभी मिलजुल कर देश का तरक्की करे, ये हम चाहते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, तो इसीलिए ये हमारा पॉलिसी होगा। और कुछ अन्य बातें हैं तो एक एक करके पूछे। मैं आई एम हियर, प्लीज वेट। सर, इस नोट में 2 रिफॉर्म की बात की गई है, इलेक्टोरल रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म में आप नोट पे कहा गया है कि 6 मंथ के अंदर स्टेट एंड सेंट्रल इलेक्शन शैल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसको आप अगर थोड़ा विस्तार से बता सके। और जुडिशियल रिफॉर्म में किस तरीके के रिफॉर्म की आप बात करते हैं? ऐसा है, आज जो चुनाव हो रहे हैं, इस बात को कई बार चर्चा देश में हो रहा है कि एक चुनाव आता है, कोई मिड टर्म पोल, पूरे राज्य में कार्यकाल बंद, बैन, इलेक्शन बैन। कहीं एक असेंबली में आता है, पूरे जिले में बंद, टप। इस प्रकार का विकास में भी ये बाधा पड़ रहा है। हर किसी का चिंता है कि ज़्यादा बार चुनाव ना हो, इसका कुछ तरकीब ढूंढा जाए। इसमें कई मतलब प्रपोजल्स है, हमारे सामने भी कुछ प्रपोजल है। उसमें मैंने दिया एक चीज़, जहाँ सरकार गिर जाता है किसी राज्य का, तो बाकी टाइम के लिए ही चुनाव हो, 5 साल के लिए फिर ना हो, ऐसे कुछ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, इस चीज़ को पूरे विस्तार से, मैंने कम चीज़ बताया आपको, एजुकेशन पे भी बात करना है, हेल्थ पे भी बात करना है, कई अन्य चीज़ें भी है। बीआरएस पॉलिसी की टोटल ड्राफ्ट बन रही है, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी फॉर्मर जजेस है जिनको हमने रिक्वेस्ट किया है, वो लोग लगे हुए हैं। हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस भी है, वो लोग भी लगे हुए हैं। कई श्रेया पांड्या, कौशिक बसु जैसे, गोविंद राव जी जैसे अर्थशास्त्री भी है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और कई शास्त्रज्ञ हैं जैसे अशोक गुलाटी जैसे एग्रो इकोनॉमिस्ट भी है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और कम से कम एक 50-60 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स भी है, राज्यों में चीफ सेक्रेटरी के दर्जे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई बड़े पोस्टों पर काम करने वाले लोग भी है। एक 100-125 लोगों की गुट इस पे काम कर रही है। एक डॉक्यूमेंट के शक्ल में कुछ ही समय में हम देश के सामने उसको पेश करेंगे। सर एक मेरा सवाल है सर अभी आपने जो नो एंग्जाइटी प्लीज, 1 at a टाइम। एक बार पूछ रहे ना भाई, सर इधर से क्लिक। Sir, this is Srinivas from Deccan Chronicle. Sir, you have been pushing the. नहीं आ रहे। Sir, you have been pushing the welfare and development agenda, and you have intensified this when you have shifted to BRS to fight against the national parties at center. Sir, when it comes to ideological stand, what would be your ideological stand to fight against the divisive forces and hatred, spreading hatred? So what would be your ideological stand in fight against the divisive forces as a BRS? I have made it very clear just now that all citizens will be treated equal. There should be no division, no disrespect to anybody. Everyone shall get their right. Everyone shall be respected. This is our policy.
इसके विरोध में जो काम करेंगे उसके विरोध में हम डटकर कहेंगे जनता को, वही हमारा पॉलिसी है। सर मेरा एक सवाल है, माफी के साथ। सर इधर आप महाराष्ट्र में आए हैं, नांदेड़ भूमि में आए हैं, इसलिए नांदेड़ के पत्रकारों को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए सवाल करने का। आप जो है आपके करीबी है शायद वो लोग, इसलिए आप उधर देख रहे हैं। नहीं है ना सर? हाँ तो सर आप मेरा एक सवाल सुनिए। अभी आपने ज्यादा करीबी आप ही है। सर मेरा सवाल सर, अभी आपने जो भी बात रखे उसमें आपने मोदी की पॉलिसीज पर तीखी टिप्पणियां की, तनकीद डिसाइड किया, मगर सर एक हकीकत यह भी है कि आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। आपकी जो पार्टी है वो पार्लियामेंट में पिछले कई दिनों से मोदी की द्वारा जो बिल लाए गए उन्हें सपोर्ट कर रही है सर। तो आप फ्यूचर में आपका स्टैंड जो है सर, कई सारे बिल है, मैं बोलता हूं ना सर, इवन जो है आपने कौन सा बिल सपोर्ट किया बताओ? राष्ट्रपति इलेक्शन में भी जो है वोट के ताल्लुक से राष्ट्रपति नहीं, किसान का बिल, किसान का सर उसको लेके जो है आपकी पार्टी का जो स्टैंड हमने कभी समर्थन नहीं किया। स्टैंड क्लियर नहीं था। सारी आपने नहीं देखा होगा। ट्रिपल तलाक हमने बिल्कुल विरोध किया। ट्रिपल तलाक हमने विरोध किया, स्टैंड क्लियर नहीं था। बिल्कुल विरोध किया हमने। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, एनआरसी का विरोध किया, ट्रिपल तलाक विरोध किया। अच्छा आप तो बोल रहे हैं वो गलत है। सर आप विचारधारा की बात करते हैं। हाँ तो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के बारे में आपका क्या बता दिए ना भाई। उसके बाद मुसलमानों के लिए ये सुनिए ना, नहीं हुआ सवाल मेरा। मेरा सवाल है, शमशाबाद में मस्जिद जो है तो शहीद कर दी गई, ऐसे कई मस्जिद है हैदराबाद में जिसके विरोध में एमआईएम पार्टी एमबीटी उतरी मैदान में। उसके बाद आपने जो वादा किया था मस्जिद तामीर करने का वो हमने वादा नहीं किया और कार्रवाई भी कोई अधिकारियों पे नहीं किया। हमने कहाँ किया? तो आप क्या बोलना चाहते हैं मस्जिदों के बारे में? हमने वादा कहाँ किया? तो शमशाबाद के मस्जिद के बारे में आपका क्या नहीं किया था ना? नहीं सर, ना हमको कोई पूछा है, ना हमने वायदा किया है। तो आप ये गलत बोल रहे हैं। सर आपकी हुकूमत है, आप कार्रवाई करेंगे कि अधिकारियों पर? देखिए ऐसा, एक मिनट, जिस मस्जिद शमशाबाद के बारे में आप बोल रहे हैं, हमने कभी उसके ऊपर वायदा किया, ना टीका किया, ना टिप्पणी किया, कार्रवाई भी नहीं करे। सुनिए ना, उसका शहादत हमने नहीं किया। नहीं, हमारे को उसका कोई ताल्लुकात भी नहीं है। तेलंगाना राज्य बनने से पहले कई साल पहले वो हुआ था। आप जो बात कह रहे हैं हुआ नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम है। आप जैसे लोग आके बोलते हैं। विरोध तो सुनिए ना, आपने सवाल पूछे तो सुने ना भाई। आप यूं इल्जाम लगा दिए, ऐसा नहीं लगा सकते आप। आपकी हुकूमत नहीं, सुनिए, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत हमारी है भाई। क्या आप कहे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे क्या? 14 से ऐसा नहीं है सवाल। बिल्कुल बात सीधी है। हर किसी का इज्जत होना चाहिए, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, किसी का तोड़ ताड़ की बात नहीं होना चाहिए। हर किसी का सेम तरीके से मिलना चाहिए, हमारी पार्टी का तरीका है। अभी भी आपके साथ में मुसलमान के कोई लोग मौजूद नहीं दिख रहे और कोई नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र के साथ भी आपका कोई नेता नहीं बड़ा अजीब आदमी है आप। सर आप है ना भाई, मेरे साथ में बात बहुत हो गया। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था हाल ही में, यस प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था, जी यूनियन बजट जो अनाउंस हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें तेलंगाना को कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। बिल्कुल नहीं मिले। टीआरएस पार्टी ने ये क्लेम किया है। आपका क्या स्टैंड है? क्या है ही नहीं है तो स्टैंड ही क्या है? आप क्या स्टैंड ही क्या है? विरोध में हम बोलेंगे बस खत्म है। यही तो तू मई चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सर मेरा एक सवाल है। मैं सिद्धार्थ न्यूज 18 लोकमत से हूं। सर मेरा सवाल ये है कि जितना छोटा प्रदेश हो तो उसकी डेवलपमेंट आसानी से हो सकती है। जैसे तेलंगाना छोटा सा राज्य बना और उसकी डेवलपमेंट तुरंत हुई। तो हमारे देश में कई बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र का भी मुद्दा चल रहा है, अलग से विदर्भ की मांग हो रही है, यूपी इतना बड़ा है। तो आपके मुद्दे जो दिख रहे हैं हमें, तो वो छोटे राज्य में सीमित हो सकते हैं, लेकिन बड़े राज्य का डेवलपमेंट कैसा होगा जैसा आपने तेलंगाना में किया। तो आप इस समर्थन में आ सकते हैं कि जो बड़े राज्य है उनका बंटवारा हो, छोटे राज्य बने, जैसे महाराष्ट्र में भी उधर अलग से बने, तो डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है। क्या आप बिल्कुल इसके बारे में मैं साफ कहना चाहूँ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 लाख वाला सिक्किम भी एक राज्य है हमारे देश में, गोवा भी एक राज्य है, 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश भी राज्य है, और 12.5 करोड़ वाला महाराष्ट्र भी राज्य है। ऐसे है जो नहीं होना चाहिए। राज्य बनाने का कोई एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए।
एरिया से रीजन से जोड़ के उसमें भी एक जज्बाती पैदा करके द्वेष विद्वेष पैदा करके ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समझौते के नाते कंसेंसस लेके सभी को बिठा के कितना आबादी के लिए राज्य हो तो अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो उसका बात करना चाहिए। राज्य भी हो, राज्य के डिस्ट्रिक्ट भी हो, मतलब किस प्रकार से किया जाए उसका एक हिसाब किताब एक बार देश में हो, ये पार्टी का हमारा नीति है। बिल्कुल इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एक महाराष्ट्र नहीं, एक विदर्भ नहीं, एक उत्तर प्रदेश नहीं, एक बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार का होना चाहिए उस पर जरूर हम प्रयास करेंगे, हमारे बात देश के सामने रखेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जो बाबली डैम जो है उसको लेकर पिछले कई वर्षों से वाद विवाद चल रहा है, उसके ऊपर बहस कोई विवाद है नहीं भैया। आपकी बीआरएस पार्टी क्या हल कर रही है? क्या हल करना है बताइए? बाबली जो भंडारा डैम जो है क्या हल करना है बताइए? हल तो सुप्रीम कोर्ट कर दी है। नहीं, जो पानी जब महाराष्ट्र के किसानों को मिलना चाहिए तो वो पानी उधर जाता है। सर एक मिनट सीएम साहब, एक मिनट सीएम साहब एक मिनट कोई क्वेश्चन से रिलेटेड है? ये एक ही मिनट सुनिए, हो सकता है जवाब मिल जाए आपको। हाल में और इससे पहले भी इस एरिया के कुछ नेता लोग मेरे से बात किए थे बाबली प्रोजेक्ट को लेके। बाबली प्रोजेक्ट एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा मजाक है आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जनता के साथ। सच है ये बात। बाबली प्रोजेक्ट का क्षमता ही क्या है, उसमें पानी रुकता ही कितना है। एक्चुअली जब मेरे से यहां के नेता बात किए, मैंने उनसे कहा हर साल गोदावरी में हम सब गवाह है, हमारे आंखों के सामने कम से कम 2 से लेके 3,000-4,000 टीएमसी जा रहा है समंदर में, और सब हम तमाशा देख रहे हैं। महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश भी और कुछ अन्य जगह भी। क्यों वो पानी जाने दे रहे वहां पे? क्या मजाक है ये? क्यों लड़वाया जा रहा है बाबली के जैसे प्रोजेक्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आके जजमेंट दे देती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो कानून माना जाता है हमारे देश में। क्यों ये सब चक्कर? जब यहां के नेता लोग मेरे से बात किया, मैंने कहा को भैया जब तेलंगाना बना, मैंने कम से कम 8-10 चक्कर लगाया महाराष्ट्र राज्य का। मेरे मंत्री जो हरीश राव उस समय के मंत्री थे इरिगेशन के, और वहां के हमारे जोगू रामन्ना जी है, इंद्रकरण रेड्डी मंत्री जी है आदिलाबाद से, जिनको लोअर पेनगंगा बनाना था, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है। ये लोग कम से कम 25 चक्कर काटे महाराष्ट्र। कई बार नागपुर में सीए ऑफिस में मीटिंग हुआ, मुंबई में हुआ, सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुआ, और मैं खुद मुख्यमंत्री होते हुए, आपके माननीय मुख्यमंत्री उस समय के देवेंद्र फडणवीस जी थे, उनके पास जाके उनको मना के, सारे सरकार को, मंत्रियों को, कैबिनेट को मना के मैंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। मैं महाराष्ट्र के नेताओं से मैं अभी भी अनुरोध करता हूं पब्लिकली, बाबली नहीं, अगर हम समझदार हो, हम सही बात को मानने के लिए तैयार हो, गोदावरी में जो पानी है, जो वेस्ट जा रहा है, हम सभी राज्यों के लिए पानी काफी है। हर साल जा रहा है पानी, हर साल। सर कुछ सुनिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है हमारे पास? पार्टीबाजी के नाते केंद्र में अलग सरकार है, यहां अलग सरकार है, वहां अलग सरकार है, इन चीजों को लेके लड़वाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जिसमें जो भी भागीदार है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठो, सुलझाओ, निकालो। जैसा हमने कालेश्वरम के लिए 8 के 10 चक्कर काट के हमने महाराष्ट्र सरकार को मना लिया और प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हो गया, बना दिया, भरपूर पानी हम ले रहे हैं, अभी बिल्कुल मालामाल हो गए। तो 3 साल हो गए, पानी 3 साल में बना दिए, 3 साल से पानी मिल रहा है। अब देश में नंबर 2, नंबर 3 के जगह पे आ गए। हम पंजाब से प्रतियोगिता कर रहे हैं। हमारे गुरनाम सिंह जी को गुस्सा आएगा, लेकिन पंजाब से हम प्रतियोगिता कर रहे हैं धान के उत्पादन में। पहले जो हमारे किसान भी आत्महत्या करते थे, ये बात नहीं हो सकता है। मेरा मतलब यह है भैया, आपने सही क्वेश्चन पूछा। अच्छा, यही तो दुख है, इतनी छोटी छोटी चीजों पे हम लड़ जाते हैं, जो 0.4 टीएमसी, 0.8 टीएमसी,
एक टीएमसी भी नहीं है बाबली में, उसके लिए लड़वाया जाता है। और 2500 टीएमसी वहां जा रहे समंदर में, पानी है गोदावरी में प्राणहिता और इंद्रावती मिलने के बाद, पूरा हमारे आंखों के सामने से जाता है, हर साल जाता है। सिरोंचा जो दीपक दादा जो वहां के एमएलए रह चुके हैं, उनसे लग के सिरोंचा से ही चलते रहता है। हमने कहा भैया उसको रोको, सारे मिलकर ले लो। हमने यहां तक कहा बड़ा मन करके, भीड़ में किल्लत है पानी का, किसी ने बताया मुझे जालना में किल्लत है। क्यों भाई, ले लो पानी, क्यों गोदावरी आपके पास है, बैठो आओ समझौता करो, तेलंगाना सरकार के पास आओ, हमारे श्री राम सागर प्रोजेक्ट से भी लिफ्ट लेके ले लो। हम तो इतना बड़ा दिल से बोल रहे हैं, यस पानी की उपलब्धि है, उसको प्रूव करो और ले लो, दो किसानों को दे दो, जालना में दो, भीड़ में दो, जहां देना दो, क्यों नहीं देना चाहिए। देश वंचित नहीं होना चाहिए, ये संपत्ति देश का है। ईमानदारी की बात करके जो चीज है जनता को बता के सीधा सीधा काम करना चाहिए। सर इसी को लग के प्रश्न है कि हमारा हक क्यों मारा जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी रोक देते हैं, और जब हमको पानी की जरूरत होती है तो पानी निकाल लेते हैं वहां से। ये 30 सितंबर का विषय है। तो आपने सही बताया कि पानी बहुत कम है वहां पे, लेकिन उतना भी हमारे लिए बहुत काफी है, क्योंकि 100 गांवों का भविष्य उसके ऊपर निर्धारित। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत होकर ने, डीडी न्यूज से हूं मैं। भाई साहब ऐसा ये क्वेश्चन आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। तो हम बैठ के क्यों नहीं इसको सुलझा सकते सर? मैं क्या आप पानी के सर प्लीज सर प्लीज, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सर प्लीज सुनिए सर, आपने बताया कि पानी के लिए झगड़े करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा जो छोटा जो आपसे एक विनंती है मेरा, वो तो हमें मिलना चाहिए। आप प्लीज आप इसके लिए बैठिए, सुनिए ना, उसको सुलझा दीजिए। सुनिए ना, आपसे मेरा विनंती है सर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से या महाराष्ट्र के कैबिनेट से पैरवी कीजिए, वो मेरे पास आ जाए हैदराबाद में, बैठेंगे, हम बिल्कुल समझौता करेंगे, इसमें मेरे कोई एतराज नहीं है। सर आप कह रहे थे सर दिस साइड राइट सर, आप कह रहे थे कि बड़ा घोटाला हुआ है, और वित्त मंत्री जो है निर्मला जी कह रहे थे कि सिचुएशन तो नॉर्मल है, और जो कि उनके लिए नॉर्मल है भाई। तो सर आप कैसा देखेंगे इस उनके लिए नॉर्मल है, देश के लिए नॉर्मल नहीं है। आप क्या ऐसा है, नॉर्मल क्या चीज होता है भैया, देखो समझिए आप ही ने खरीदा, मैंने खरीदा, गरीब आदमी, आप जैसा हम दोनों खरीदे, समझो। जो 3000 850 का एक क्या है उसको बोलते शेयर, एक शेयर था, हमको तो मालूम नहीं शेयर था, इसका 1000 रुपए पे 1100 रुपए आए, तो मामला ठीक है कि बिगड़ गया? निर्मला सीतारामन तो बड़ा अकलमंद औरत है, वो जिसको चाहे जो चाहे बोल देती है। अब आप बोलिए मुझे, 4000 वाला 1000 पे आया तो अच्छा हुआ कि साफ है मामला, कुछ गड़बड़ है, सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? देश के वित्त मंत्री के लायक कुछ ही नहीं है, ये तो मामूली आदमी साहूकार बता देगा गांव का। सर आपका डिमांड क्या रहेगा इस पे, मतलब क्यों? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो, इंक्वायरी करो, क्यों मना कर रहा है सरकार उसमें? लिफ्ट इरिगेशन से तेलंगाना ने इतनी प्रगति की है, तो आप आरोपों का राजकारण न करते हुए महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन से लिफ्ट इरिगेशन के बारे में आप क्या बातचीत करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में? मैं आपको एक बात कह दिया, आप कहां तक समझ पाए मुझे नहीं मालूम। मैं सीधे फिर एक बार कह रहा हूं भैया, हिंदुस्तान के जो 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है, हर वो एकड़ में पानी बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर हिंदुस्तान के राजनेताओं के पास दिमाग हो, बुद्धि हो, सहनता हो, समझने की क्षमता हो। अगर सारे नेता तैयार है, मैं लीड लेने के लिए तैयार हूं, आप भी मेरे साथ चलिए, बिल्कुल बुलाइए, पूरे लोगों को बुलाइए, बैठते हैं। बीआरएस के पास लिफ्ट इरिगेशन का कुछ प्लान है क्या, प्लीज बताइए सब। मेरे पास नहीं, मैं कोई शास्त्रज्ञ नहीं हूं, लेकिन उनके बुद्धिजीवी अलग है। जो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन से जो राधाकांत भारती है, इंटरलिंकिंग ऑफ इंडियन रिवर्स बोल के किताबें में लिखे गए, कई सुझाव दिए हैं लोगों ने, किस प्रकार से मिलाया जा सकता, किस बेसिन को किधर जोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें बता चुके हैं, है ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, लेकिन नेता लोग है ना जो करना नहीं चाहते। हेलो सर myself is Kanaya Kandela from NDTV News Channel. What is the purpose of your rally in नांदेड़? जी, आपका नांदेड़ में रैली करने का मकसद क्या है सर? आप ऐसा है भैया, रामायण पूरा सुन के
राम का क्या नहीं, सीता क्या लगता है बोले तो मैं क्या बोलूं। आपको मेरा ऐसा समझ में नहीं आया सर कि सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं इसी तरह की बातें करते हैं, आते हैं अपना राजकारण करते हैं और फिर चले जाते हैं सत्ता में आने के बाद सारे वायदे भूल जाते हैं। तेलंगाना में आप आइए, हम तेलंगाना में आने से पहले क्या था आज क्या है, मैं आपको आह्वानित करता हूं। यू कैन प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सर जो आपका अनुभव है हमने उसको वहां गलत साबित किया है, जो हमने कहा है उससे बढ़कर के हमने काम कर दिया है। आप प्लीज वेलकम टू तेलंगाना। उसी तेलंगाना मॉडल को सारे देश में लागू करना ही हमारा प्रयास है। सर एक सवाल ये है कि तारीखी शहर हैदराबाद का नाम चेंज किया जा रहा है, हिंदुस्तान के कई शहरों के भी नाम चेंज किए जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये नाम चेंज करना एक नाटक है, काम चेंज करना बहुत जरूरी है। सर नाम चेंज की बात करने वाले सुनो ना भाई, नाम चेंज करने वाले नाटकबाजी करने वाले हैं, काम चेंज करने वाले बीआरएस वाले हैं। सर अभी देश में एक जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर बहुत बड़ा बवाल मच चुका है। कहते हैं अभी हर स्वामी जी कुछ ना कुछ बवाल कर इस विकास को जो चलना चाहिए उसको डायलॉग बदलना चाहता है। और संविधान जो पिछले सालों से कई सालों से संविधान भारत का जो है चल, और संविधान को मिटाने की बात जो चल रही है उस पर आपका बीआरएस का क्या पॉलिसी? भैया एक सीधी बात है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो वोट डाल के अपने राजनीतिक मकसद निकालना चाहते हैं वो कुछ समय के लिए कामयाब होंगे, लेकिन वो टेम्पररी फेज होगा, परमानेंट नहीं होगा। देश अब जान चुका है बहुत अच्छी तरीके से कौन कितने पानी में है, कौन क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है। इस पे फूट डालने वालों के साथ नहीं देना चाहिए। स्लोली युवा भी समझ गए हैं, जनता भी समझ गए हैं, देश अब खतरे से निकलने वाला है। बीआरएस का मिशन भी है कि सारे हिंदुस्तान एकत्रित रहे, सही रास्ते पे चले, एक रास्ते में चले और विकास के ओर चले, इन चिल्लर बातों को बाजू कर दे। सर अपने भारत में कई सारे यूथ बेरोजगार है, अपनी भारत राष्ट्रीय समिति के लिए यूथ के लिए क्या एजेंडा है? बिल्कुल सर, मैं बता देता हूं। खेती किसानी की जो मैंने बात कही थी मेरे कागज में है, कृपा करके आप पढ़िए। एक्चुअली बदनसीब की बात यह है, इंडिया में पानी है, भूमि है, ह्यूमन कैपिटल यहाँ के लोग भी है, इसके अलावा एक और चीज भी है। 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है हमारे पास, जो तटवर्ती इलाके, ह्यूमिड वेदर है, लैंड लॉकड स्टेट्स है जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ऐसे राज्य भी है, और शीतल प्रदेश जैसे हमारे हिमाचल, कश्मीर ऐसे प्रदेश भी है। हिंदुस्तान में एप्पल भी उगता है, आम भी उगता है, यानी कि और सूरज, इंडिया हैज द बेस्ट सोलर इंसिडेंस, सूरज बहुत अच्छा खिलता है जो फसल के लिए जरूर होता है। इन सब चीजों को रखते हुए हिंदुस्तान को यह करना चाहिए था, टॉप मोस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पूरे दुनिया को खाना खिलाने वाला फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में होना चाहिए था। उसमें से किसान का भी फायदा होता, करोड़ों करोड़ों जवानों को उसमें नौकरी भी मिलता, जहां का वहां ही, मतलब वो लघु परिश्रम भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बड़े पैमाने पे भी हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं, जिस प्रकार से चाइना ने किया है वैसे उदाहरण है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिस प्रकार से हम प्लानिंग कर रहे हैं, किसानों के बीच में ही बनेगा, हमारे गुरुनाम जी भी काफी बात करते हैं उस पर, और उसमें पूरे इंडियंस को, मतलब इंडियन जितने भी यूथ है ज्यादातर उसमें मिलेगा। दूसरा चीज,